वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक मैं कवर अप करने वाली हूँ वो है प्लाज्मिड्स, एपिसोम्स और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। दोस्तों, ये जितनी भी फील्ड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब बेसिक साइंस की फील्ड्स होती हैं। और आज के संदर्भ में जितनी भी बेसिक साइंस की फील्ड्स हैं, उनका एक एक्सटेंशन हो गया है या कहिए एक एडवांसमेंट हो गया है, और वो है बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? जब भी आप जितने भी आपके फिजियो केमिकल बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, आप जब भी उसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड यूज करते हैं टेक्निक्स लगा करके किसी भी तरीके से, तो हम उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें नाम को अगर आप तोड़ देते हैं, जेनेटिक और इंजीनियरिंग मीन्स आप कुछ तो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, कुछ नया बना रहे होते हैं, कुछ तोड़ करके, एंड यू आर प्लेइंग विद जीन्स। तो जीन्स बेसिकली क्या होता है? ये आप सबको पता है कि जो डीएनए होता है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिजम्स का। यानी कि इसमें जो एक इंडिविजुअल है, कोई भी प्लांट या एनिमल, इंसान, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका ब्लूप्रिंट होता है। यानी जो वो काम कर सकता है या उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब की सब डीएनए में निहित होती हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, इट रिलाइज अपॉन द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन इट्स डीएनए। किस लिए? ताकि वो मैनेज कर सके अपने सभी बायोकेमिकल प्रोसेसेस को। किस तरह से वो रेप्लिकेट करेगा, किस तरह से उसकी एनाटॉमी होगी, किस तरीके की उसकी मॉर्फोलॉजी होगी। अगर हम इंसान की बात करें तो उसकी आंखें कैसी होंगी, ब्लू आइज होंगी या ग्रीन आइज होंगी या ब्राउन होंगी या ब्लैक होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसका आईक्यू कितना होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सब कुछ डीएनए में निहित होता है। तो जो लाइफ है या ग्रोथ है और उसके यूनिक फीचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो डीएनए पर डिपेंड करते हैं। अब ये जो डीएनए है, इसको आप सेगमेंट्स में बांट देते हैं। पूरा का पूरा डीएनए एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट नहीं करता है। यानी डीएनए का वो सेगमेंट जो कि किसी स्पेसिफिक फीचर या फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, उसको हम जीन कहते हैं। तो इन अ नटशेल, जीन क्या है? जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर या फंक्शन को डिनोट करता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, और मैंने आपको इससे पहले के वीडियोस में पूरा बैक्टीरिया का सेलुलर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बताए। तो अल्टीमेटली जब हम बड़े से छोटे लेवल पे जा रहे हैं ना, जैसे सेल, फिर सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज के भी अंदर जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो भी गेम्स चलते हैं वो डीएनए लेवल पे चलते हैं। और डीएनए इनकोड करता है प्रोटीन्स को, और प्रोटीन्स, जो फंक्शनल प्रोटीन होता है, वो होती है एंजाइम्स। तो बेसिकली डीएनए ब्लूप्रिंट देता है और एनकोड करता है प्रोटीन्स को। एंजाइम्स इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन ओनली, जो कि काम करती हैं। अब ये जो एंजाइम्स होती हैं, इनके बड़े सारे फंक्शंस होते हैं। या तो ये हाउस कीपिंग जीन्स को कोड करती हैं, जैसे जो आप रेस्पायर करते हैं या जो डाइजेस्ट करते हैं खाना। यानी कि जिस एक्टिविटी के बिना आपका सर्वाइवल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो उसको श्वास लेने के लिए उसको रेस्पिरेशन करना ही पड़ेगा। जब तक वो रेस्पायर नहीं करेगा, तब तक वो जिंदा नहीं रह सकता है। सो सम एंजाइम्स आर हाउस कीपिंग एंजाइम्स। इसके अलावा बहुत सारी एंजाइम्स ऐसी होती हैं, जैसे कोई टेलर कपड़ा काटता है तो उस कैंची को काम में लेता है। सिमिलरली बहुत सारी एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो डीएनए को कट करती हैं या डीएनए को जोड़ देती हैं। तो ऐसी जो एंजाइम्स होती हैं जो कट करती हैं डीएनए को,
उनको हम सिजर्स कहते हैं। और उनको हम जो दूसरा नाम होता है, जो टेक्निकल नाम है उनका, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। इसी तरीके से जो एंजाइम्स डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को जोड़ देती हैं उनको हम लाइगेजेस कहते हैं। तो ऐसी जो एंजाइम्स होती हैं ये भी डिस्कवर की गई जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पर गए। तो अब साइंटिस्ट को बड़ा मज़ा आने लगा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग जीन्स जो हैं उनको अलग अलग जगह से लेंगे और हम उनको जोड़ देंगे, तो हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट को भी तोड़िए, रिकॉम्बिनेंट यानी रिकम्बाइन किया है आपने। किस चीज को रिकम्बाइन किया है? डीएनए को रिकम्बाइन किया है। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, गॉडजिला या जुरासिक पार्क, उसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में या ये वाला जो डायनासोर है उसके अंदर किसी और उसके भी जीन्स आ गए हैं। तो वो चीज यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ उसी के थ्रू होती है। यानी आप एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए काट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो आप जोड़ देते हैं यहाँ पे एक टर्म और आती है और वो होती है वेक्टर, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगी। तो जो वेक्टर्स हैं, जैसे कैरियर होता है, किसी भी साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है। तो जब साइकिल चलाने वाला चलाता है साइकिल, तो पीछे बैठ करके कैरियर पे कोई और भी उसके साथ एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन तक जा सकता है। सिमिलरली जो वेक्टर्स होते हैं ये कैरियर का काम करते हैं। किसके कैरियर? डीएनए के कैरियर। तो ये वेक्टर्स किसी दूसरी फॉरेन जीन को अपने आप में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और जब आप इस वेक्टर को किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे तो इन वेक्टर्स के साथ साथ आपकी डिजायर्ड जीन भी उस होस्ट में या उस ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी। तो जेनेटिक इंजीनियर्स को समझ में आया कि वो इस टेक्निक को यूज करके फूड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो टोमेटोज को जो कि सेंसिटिव होते हैं फ्रॉस्ट के लिए, या ग्रोइंग सीजन जिनका कम होता है, तो वो उन टमेटोज में फ्रॉस्ट फ्री या एंटी फ्रॉस्ट जीन डाल सकते हैं जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। या और वो कैसे किया उन लोगों ने, क्योंकि देखिए फिश जो है वो कोल्ड वाटर में सरवाइव कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फिश में कुछ ऐसी जीन्स हैं जो कि उसको कोल्ड रेजिस्टेंस बनाती हैं। तो वहां से उन लोगों ने एंटी फ्रीज जीन को आइसोलेट किया और उसको टोमेटो में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि जो टोमेटो का ग्रोइंग सीजन है वो एक्सटेंड हो गया और टोमेटो भी कोल्ड रेजिस्टेंट टोमेटो बन गया। तो दोस्तों ये जो वेक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं जो कि इतने यूजफुल हैं और जेनेटिक इंजीनियर्स के लिए तो समझिए एक वरदान साबित हुए हैं, तो ये वेक्टर्स असल में होते क्या हैं? जी हाँ, जो हमारा टॉपिक है आज का, प्लाज्मिड, एपिसोम्स एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, इनमें से जो प्लाज्मिड है इट एक्ट्स एज वेक्टर इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आइए अब हम प्लाज्मिड से शुरू करते हैं कि प्लाज्मिड आखिर में होता क्या है। तो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है विच इज ऑब्वियसली वेरी सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए। देखिए दो तरीके के डीएनए होते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल में। वन इज क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि जो इनसेपिएंट न्यूक्लियस होती है ना उसके अंदर जो डीएनए है दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल डीएनए, एंड दिस इज द हेरिडिटरी मटेरियल, मींस इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा साइड में क्रोमोसोम्स के अलावा एक और डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए। यानी क्रोमोसोमल डीएनए के रेप्लिकेशन में और प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। यूजुअली ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है, लेकिन कभी कभी ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसमें भी पाया जाता है।
प्लाज्मिड का जो साइज होता है इट वेरीज फ्रॉम 1 to 1000 किलो बेस पेयर। देखिए बेस पेयर्स क्या होते हैं, जब भी आप डीएनए की बात करते हैं तो ए विल ऑलवेज कंबाइंड विद टी एंड सी विल ऑलवेज कंबाइन विद जी। तो ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसको हम एक बेस पेयर कहते हैं। और अब आप समझ ही गए होंगे कि किलो के अंदर 1000 बेस पेयर्स होंगे, तो जो प्लाज्मिड का साइज है वो 1 से लेकर के 1000 किलो बेस पेयर्स तक, या केबीपी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, वो होता है। और जो नंबर है plasmids का which is identical within a single cell can range anywhere from 1 to thousands, यानी कि एक जैसे प्लाज्मिड्स एक सेल में एक भी हो सकता है और कुछ हजार भी हो सकते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स है इस पे हम लो कॉपी नंबर या हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड्स में कैटेगराइजेशन करते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी हम पहले प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं प्लाज्मिड्स की। तो सबसे पहले तो ये तो हमें पता चल गया है कि इट इज ऑलवेज सर्कुलर डीएनए होता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है या सुपर कॉइल डीएनए होता है, और इट कैन अकर एज फ्यू एज 1 कॉपी पर सेल, जिसको हम सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स कहते हैं, या फिर मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड्स होते हैं जिसमें काफी सारे प्लाज्मिड्स एक ही सेल में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा इनका बड़ा वेरिएबल साइज होता है। बहुत छोटे प्लाज्मिड्स भी होते हैं जिनका साइज अराउंड अबाउट 0.1% होता है होस्ट के क्रोमोसोम से, लेकिन कई जगह आपको बड़े लार्ज प्लाज्मिड्स भी मिलेंगे जिसमें 10% होस्ट क्रोमोसोम का साइज प्लाज्मिड का होता है। दोस्तों इसके अलावा प्लाज्मिड्स आर यूबिक्विटस इन नेचर। ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स जो कि प्रोकैरियोट्स हैं उनमें प्लाज्मिड्स होता ही होता है, और जो ई कोलाई है जो कि हमारा मॉडल भी होता है फॉर प्रोकैरियोट्स, उसी के अंदर लगभग 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स अभी तक आइसोलेट हो चुके हैं। प्लाज्मिड्स के अंदर एक रेप्लिकॉन होता है। रेप्लिकॉन क्या होता है? इट इज द ओरिजिन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, और जहां से नंबर ऑफ कॉपीज पर सेल रेगुलेट होती हैं। और जो लार्ज प्लाज्मिड्स होते हैं टिपिकली ओनली 1 to 5 कॉपीज पर सेल वहां बनती हैं। और यहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज स्ट्रिंजेंट कंट्रोल, यानी कि बहुत ही टाइट कंट्रोल होता है कि कितना नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी, जबकि जो स्मॉल प्लाज्मिड्स होते हैं उसमें 10 से 50 कॉपीज पर सेल बन जाती हैं, और इसको हम कहते हैं रिलैक्स्ड कंट्रोल। बहुत सारे प्लाज्मिड्स आपस में इनकम्पैटिबल टू ईच अदर होते हैं। जैसे कि अगर सपोज करिए दो लोगों की आपस में नहीं बनती है तो वो एक कमरे में कभी नहीं रह पाएंगे। इसी तरीके से दो प्लाज्मिड्स जिनकी आपस में नहीं बनती है, और जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज इनकम्पैटिबल। तो अगर एक प्लाज्मिड कहीं पे प्रेजेंट है तो दूसरे जो प्लाज्मिड है जो कि उसके कंपैटिबिलिटी ग्रुप में नहीं आता है उसको वो सपोर्ट नहीं करेगा। और लेकिन ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर नॉट एसेंशियल टू सेल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी में प्लाज्मिड नहीं होगा तो वो सेल मर जाएगा। हाँ ये जरूर है कि जो प्लाज्मिड जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को या जीन को कोड करता है वो वाली प्रॉपर्टी वो सेल शो नहीं करेगा। और लेकिन इसका एक बेनिफिट भी होता है कि जिसमें प्लाज्मिड्स होते हैं इट हेल्प्स देम या इट हेल्प्स द सेल्स टू लिव अंडर एक्सटेंडेड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि बहुत सारे डिग्रेडिंग प्लाज्मिड्स होते हैं या एंटीबायोटिक्स को कोड करते हैं, तो अगर किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडिया में भी वो ग्रो हो रहा है सेल, तो प्लाज्मिड उसको हेल्प करता है। तो अभी जो मैंने एक टर्म यूज किया था ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इसको हम रेप्लिकॉन भी कहते हैं। और origin of replication refers to the specific location in the strand at which replication begins, यानी वो पर्टिकुलर बेस पेयर जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। बहुत सारे प्लाज्मिड्स के लिए ये जो लोकेशन है इट इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ टी बेस पेयर। एडिनोसिन और थाइमिडीन ये दो बेस पेयर जहां से शुरू होते हैं, यहाँ से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी शुरू होता है।
और compared to the organisms, DNA that consist of many origins of replication, plasmids have one of a few origins of replication because they are very small in size. जैसे हम में या आप में बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होंगे, लेकिन प्लाज्मिड्स में काफ़ी कम रेप्लिकॉन्स जो होते हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड्स के अंदर पॉलीलिंकर्स होते हैं। पॉलीलिंकर्स के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ MCS या फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जेनेटिक इंजीनियर के लिए, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपनी डिज़ायर्ड जीन जोड़ सकते हैं। तो बेसिकली पॉलीलिंकर एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है डीएनए की which consists of a few sites for cleavage by the restriction enzymes. Restriction enzymes मैं आपको बता चुकी हूँ, they are the scissors of the molecular biology world और ये काटने का काम करती हैं। तो ये जो MCS जो जगह होती हैं यहाँ पे बहुत सारी restriction enzymes की cutting sites होती हैं। देखिए एक चीज़ बहुत समझने वाली ये है कि जो एंजाइम्स होती हैं दे वेरी स्पेसिफिक इन देयर वर्किंग। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे काटना है किस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने? तो उसके लिए नेचर ने जो आपका बेस पेयर्स होते हैं उसकी कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं कि एक सपोज करिए ATCGAT, अगर इस तरीके का सीक्वेंस आया है तो ही एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वहाँ पे कट करेगी। तो जहाँ पे ये साइट्स मिलती हैं वहीं पे सिजर्स काट देती हैं। तो MCS आपको अलाउ करता है फॉर वेरी इजी इंसर्शन ऑफ डीएनए। डीएनए कौन सा? फॉरेन डीएनए, या आपका डिजायर्ड जीन जो आप डालना चाहते हैं थ्रू लाइगेशन। लाइगेशन मतलब आप उसको लिंक कर देंगे या जोड़ देंगे। अब ये जो एट द साइट ऑफ क्लीवेज जो है यानी कि कटिंग साइट पे डिफरेंट पॉलीलिंकर्स कैन कट द स्ट्रैंड। तो वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन कट द प्लाज्मिड at the given point of the site to allow DNA insertion. तो इसलिए multiple cloning site is very important for a good plasmid. इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी प्लाज्मिड का, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रग रेजिस्टेंस में। और कई प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है। तो आप बहुत सारी जो डिजीज़ेस होती हैं उसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड्स जो हैं दे आर नोन फॉर द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र from one species of bacteria to another through a process known as conjugation. Conjugation पे मैं पूरा वीडियो आपके साथ इसी सीरीज में शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ डिटेल के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और इसी प्रोसेस में they are capable of conferring antibiotic resistant properties to other species of bacteria also. तो जब प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट करते हैं तो वो प्रोवाइड करते हैं एन एडेड एडवांटेज टू बैक्टीरिया, जैसे कि रेजिस्टेंस है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जीन्स जो कोड करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इट ऑल्सो अफेक्ट सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि देखिए एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडिशनल रेप्लिकेशन का बर्डन आ गया है। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि वो बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड्स नहीं होते हैं वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं और वो आउट पॉपुलेट कर देते हैं उन प्लाज्मिड्स को उन बैक्टीरिया को सॉरी जिनमें कि प्लाज्मिड्स होते हैं। तो इसीलिए इसके साथ साथ ये जो मैंने कंपोनेंट्स आपको बताए हैं इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं प्लाज्मिड्स के अंदर। देखिए प्लाज्मिड्स भी कुछ क्लोनिंग प्लाज्मिड्स होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन प्लाज्मिड्स होते हैं। क्लोनिंग प्लाज्मिड मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ क्लोन करना है, यानी कि एक जैसे आइडेंटिकल दूसरे बैक्टीरिया आपको बनाने हैं या प्लाज्मिड्स बनाने हैं या वेक्टर्स बनाने हैं। लेकिन अगर आपको उस वेक्टर को एक्सप्रेस कराना है, एक्सप्रेशन जहाँ पे टर्म आ जाता है इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोटीन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ और रीजन्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रमोटर रीजन। तो ये जो प्रमोटर रीजन है ये वो कंपोनेंट है प्लाज्मिड का दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रिक्रूटिंग ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी। देखिए एक सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ होता है।
सेंट्रल डॉगमा मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेशन करके वापस डीएनए बनाता है। उसके बाद डीएनए ट्रांसक्राइब हो करके एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए ट्रांसलेट हो करके प्रोटीन बनाता है। तो जब भी आप डीएनए से एमआरएनए पर जाएंगे तो आपको एक ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है और वहाँ पे प्रमोटर रीजन बहुत ही काम में आता है। उसके अलावा एक प्राइमर बाइंडिंग साइट होती है और ये वो शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए होती है सिंगल स्ट्रैंड पे दैट इज टिपिकली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पीसीआर एम्प्लीफिकेशन और डीएनए सीक्वेंसिंग। तो ये जो प्राइमर बाइंडिंग साइट है यहीं पर जाके आपका जो प्राइमर है वो बंध जाएगा। जब भी आप पीसीआर से एम्प्लीफाई कर रहे हैं या आप डीएनए सीक्वेंसर से सीक्वेंस कर रहे हैं किसी भी डीएनए को, तब ये प्राइमर बाइंडिंग साइट काम में आ जाती है। तो अभी जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए कि प्लाज्मिड्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो जीन्स भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सी जीन्स जब प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया की स्पीशीज से दूसरे में जाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं या क्या क्या नुकसान भी दे सकते हैं। तो पहला होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। इसके अंदर ऐसी एंजाइम्स जो कि मॉडिफाई करती हैं या डिग्रेड कर देती हैं एंटीबायोटिक्स को, वो जीन्स कोड होती हैं, उनको हम आर फैक्टर्स कहते हैं। उसके अलावा हैवी मेटल रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि वो एंजाइम्स जो कि डिटॉक्सिफाई करती हैं मेटल्स को बाय द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। थर्ड होता है ग्रोथ ऑन अनयूजुअल सबस्ट्रेट्स, जैसे कि ऐसी एंजाइम्स जो हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन पे काम करती हैं। फोर्थ है रिस्ट्रिक्शन या मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। ये एंजाइम्स काम में आती हैं टू प्रोटेक्ट द डीएनए या फिर डिग्रेड द अनप्रोटेक्टेड डीएनए। फिफ्थ है बैक्टीरियोसिंस। ये ऐसे प्रोटीन्स को कोड करती हैं जो टॉक्सिक होते हैं दूसरे बैक्टीरिया के। और छठी है टॉक्सिन्स। ये ऐसे प्रोटीन्स को कोड करती है जो कि टॉक्सिक होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, और इनको हम विरुलेंस प्लाज्मिड्स भी कहते हैं। यही जीन्स के एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो में आगे लूंगी जहाँ पे मैं आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी प्लाज्मिड्स के। तो जब हम प्लाज्मिड्स को कैटेगराइज करते हैं तो अलग अलग पैरामीटर्स पे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स विच आर कंटेन्ड इन वन सेल। तो वो होता है स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड या फिर रिलैक्स्ड प्लाज्मिड। स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स वो प्लाज्मिड्स होते हैं जो रेप्लिकेट करते हैं ओनली व्हेन द क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स। सो दिस इज गुड इफ यू आर वर्किंग विद अ प्रोटीन दैट इज लीथल टू द सेल, क्योंकि लीथल टू द सेल है तो इसका मतलब टॉक्सिक होगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लाज्मिड्स बने, क्योंकि जब हम काम करना चाहते हैं किसी उस पर तो हम उसको, एक होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वो धीरे धीरे फेटल होगा सेल के लिए। और जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है रिलैक्स प्लाज्मिड की। ये जो रिलैक्स प्लाज्मिड्स होते हैं दे रेप्लिकेट ऑन देयर ओन एंड दिस गिव्स यू अ हायर रेशियो ऑफ प्लाज्मिड्स टू क्रोमोसोम। और देखिए मैं एक टेबल आपको शो कर रही हूँ कि जो ट्रेट है और कौन से ऑर्गेनिजम्स में वो ट्रेट मिलता है। देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो आपको इश्चरिशिया कोलाई, साल्मोनेला स्पीशीज, निसेरिया, स्टेफाइलोकोकस, शिजेला, इन सब में मिलती है। देन पाइलस सिंथेसिस, तो पिलस या पाइलस सिंथेसिस होता है जहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, तो ये पाया जाता है ई कोलाई और स्यूडोमोनास में। उसके अलावा ट्यूमर फॉर्मेशन इन प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आगे आपको किसी टॉपिक में एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे ये प्लाज्मिड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका जो प्लाज्मिड होता है उसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आप लोग बहुत जगह सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का जहाँ पे आप नाम सुनते होंगे तो एक नाम तो बहुत ही टिपिकली और बहुत ही स्पेसिफिकली लिया जाता है, वो होता है राइजोबियम। तो राइजोबियम में ये जो ट्रेट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये प्लाज्मिड की वजह से ही आता है। उसके अलावा जब हम बायो रेमिडिएशन की बात करते हैं तो ऑयल डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो ये जो ट्रेट है ये होता है स्यूडोमोनास में। देन गैस वैक्यूल प्रोडक्शन मिलता है हैलोबैक्टीरियम स्पीशीज में। इसके अलावा
आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। तो ये जो बीटी वर्ड होता है, दिस इज इंसेक्ट टॉक्सिन, और इसको सिंथेसाइज करता है बेसिलस थूरिंगजेनेसिस। तो इसी के नाम पे आप बीटी नाम आया है। उसके अलावा स्यूडोमोनास स्पीशीज ऐसी स्पीशीज है जो कि प्लांट हार्मोन सिंथेसिस में हेल्प करती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस जिससे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बनी है तो वो एंटीबायोटिक सिंथेसिस में हेल्प करती है। उसके अलावा बहुत अगर इंक्रीज्ड विरुलेंस का ट्रेट आता है, इंक्रीज विरुलेंस मतलब बहुत ज़्यादा वो विरुलेंट हो जाती है स्ट्रेन, तो ये मिलता है यार्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका के अंदर। और टॉक्सिन प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बहुत इजीली मिलता है बेसिलस एंथ्रेसिस में। तो ये मैंने एक नटशेल में जो ट्रेट्स प्लाज्मिड्स कोट करते हैं वो लिए हैं, और कौन से ऑर्गेनिजम्स इन ट्रेट को कोट करते हैं तो वो होस्ट का भी मैंने आपको नाम इस टेबल में बताया है। तो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स पे। पहला मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था स्ट्रिंजेंट एंड रिलैक्स प्लाज्मिड्स। उसके अलावा अगर हम बेस्ड देखें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज किस तरह से आगे बढ़ती हैं, तो उसके बेसिस पे प्लाज्मिड्स कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं या नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं। तो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड are those that mediate conjugation. नॉन कॉन्जुगेटिव ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट हो गए, यानी ऐसे प्लाज्मिड्स जो कि हु कैन नॉट मीडिएट कॉन्जुगेशन। इसके अलावा दोस्तों प्लाज्मिड्स को हम फंक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, या इनको हम एफ प्लाज्मिड्स कहते हैं। इसके अंदर ट्रा जीन्स होती हैं, and these plasmids are capable of conjugation and result in the expression of sex pili. दूसरे होते हैं रेजिस्टेंस या आर प्लाज्मिड्स। इनके अंदर ऐसी जीन्स होती हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट सम एंटीबायोटिक्स और पॉइजन्स, और हिस्टोरिकली इनको हम आर फैक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले प्लाज्मिड्स क्या होते हैं ये साइंटिस्ट नहीं जानते थे। तीसरी कैटेगरी है कॉल प्लाज्मिड, और ये ऐसी जीन्स को कोड करते हैं जो बैक्टीरियोसिंस होती हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो कि दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं। फोर्थ है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। इसमें ऐसी जीन्स होती हैं विच एनेबल देम टू डाइजेस्ट अनयूजुअल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल टोलुइन या सैलिसिलिक एसिड को ये प्लाज्मिड्स डिग्रेड कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जब हम बायो रेमिडिएशन की बात करते हैं तो ऐसे प्लाज्मिड्स की बड़ी वक़्त होती है। और जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज़ विरुलेंस प्लाज्मिड्स, जो कि किसी भी बैक्टीरिया को पैथोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टीआई प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में पाया जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे आरएनए प्लाज्मिड्स की। अभी तक हमने बात की डीएनए प्लाज्मिड्स की, जब मैंने बताया आपको कि ऑलमोस्ट ऑल द प्लाज्मिड्स हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। लेकिन बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, और हर जगह विभिन्नता पाई जाती है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है कई प्लाज्मिड्स के अंदर, और ये जो आरएनए प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर बेसिकली नॉन इन्फेक्शियस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लीनियर आरएनए रेप्लिकॉन्स, और ये पाए जाते हैं फंगस में, बहुत सारे प्लांट्स में, एल्गी में, और इन मेनी केसेस हाउएवर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो आरएनए प्लाज्मिड्स में और आरएनए वायरस के अंदर। तो प्लाज्मिड्स हमें समझ में आ चुका है, दे आर वेरी इजी टू मैनिपुलेट एंड आइसोलेट यूजिंग बैक्टीरिया, और इनको हम बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं मैमेलियन जीनोम्स में, और इसलिए ये हेल्प करते हैं हमको मैमेलियन सेल्स में जो जेनेटिक फंक्शनैलिटी ये जो कैरी करते हैं उसमें इंटीग्रेट होकर के वहाँ पे भी एक्सप्रेस करवा देते हैं। तो आपको एक कैपेबिलिटी मिलती है या एबिलिटी मिलती है एज जेनेटिक इंजीनियर्स टू इंट्रोड्यूस जीन्स इनटू एनी गिवन ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग बैक्टीरिया, या फिर टू एम्पलीफाई द हाइब्रिड जीन्स दैट आर क्रिएटेड इन विट्रो। तो ये जो बहुत छोटा सा प्लाज्मिड है, जिसे आप कहते हैं छोटा है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये बेसिस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखिए, इसको वर्ड को तोड़िए आप,
रिकम्बाइन, यानी दो अलग अलग डीएनए को आपने कंबाइन किया है किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे वेक्टर्स होने चाहिए जो कि कैरी करें किसी भी जीन को, और जो वेक्टर्स हैं वो कौन हैं? प्लाज्मिड्स वो वेक्टर्स हैं। और वेक्टर्स क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। तो जो वेक्टर्स होते हैं बेसिकली आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड्स होते हैं जो आप लैब में बना सकते हैं, और उनको हम एज वेक्टर्स या एज कैरियर्स हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे सर्व एज वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स इन जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी लैब्स, क्योंकि ये क्लोन कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं पर्टिकुलर जीन्स को। तो आपको चाहिए क्या क्या किसी वेक्टर के अंदर? आपको एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन चाहिए, और आपको एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए जिससे कि अंदर जो बैक्टीरियल सेल्स है वो रेप्लिकेट हो सकें, तो प्लाज्मिड डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। और एक आपको सूटेबल साइट चाहिए फॉर क्लोनिंग जिसको कि हम MCS कहते हैं। और प्लाज्मिड इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि देखिए कितने सारे मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सब इसी पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि दे एक्ट एज व्हीकल्स टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरिया। और इनमें बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं जो कि आप थेरापेटिक प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं इनको फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ या जेनेटिक डिजीज़ेज़ या फिर एक्वायर्ड डिजीज़ेज़। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की प्लाज्मिड्स की, अब हम बात करेंगे एपिजोम्स की। तो एपिजोम इज़ अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ जीन्स, जो कि कभी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है होस्ट सेल में, लेकिन कभी कभी वो इंटीग्रेट हो जाती है क्रोमोसोमल डीएनए के साथ, और क्रोमोसोमल डीएनए के साथ ही रेप्लिकेट करती है, और तब हम उसको एपिसोम्स कहते हैं। यानी नट शेल में ऐसे प्लाज्मिड्स जो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट होने की कैपेसिटी रखते हैं, दे आर नोन एज एपिसोम्स। तो वन ग्रुप ऑफ एपिसोम्स आर एक्चुअली वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, क्योंकि जैसे बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई वायरस जो है वो बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्ट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक एपिसोम है। और अगर वो ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह काम करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय करते हैं होस्ट सेल्स को, और अगर वो इंटीग्रेट हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ तो वो सेल डिवाइड करता है जब, तो वो भी मल्टीप्लाई होते हैं एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू डॉटर सेल्स। तो एपिसोम्स कई जगह जो सेक्स फैक्टर्स होते हैं वो डिटरमिन करते हैं वेदर क्रोमोसोम मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। जब हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे एपिसोम्स होते हैं विच कैरी द जीन्स that make bacteria resistant to the inhibitory actions of antibiotics. So there is one basic difference between plasmid and episome कि plasmid हमेशा independent रहेगा क्रोमोसोमल डीएनए से, लेकिन एपिसोम जो है वो या तो इंडिपेंडेंट होगा या फिर वो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो टर्म यूज होता है वो है ट्रांसपोजोन्स या फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने मेज के अंदर डिस्कवरी की कि ऐसी बहुत सारी जीन्स हैं जो ऑटोमेटिकली जंप करके मूव कर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। देखिए क्या होता है, जब भी हम डीएनए की बात करते हैं तो उसमें जैसे अगर मैं आपके घर की बात बताऊं, तो हम अगर लोकेशन बताएं कि इतना लैटिट्यूड या इतने लॉन्गिट्यूड पे आपका घर स्थित है, इसी तरीके से जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, और जो पोजीशन हम बताते हैं वो हम बताते हैं लोकस के थ्रू। तो लोकस किसी भी जीन का फिक्स्ड होता है, लेकिन बारबरा मैक्लिंटॉक ने ये पता लगाया मेज के अंदर कि ऐसी बहुत सारी जीन्स होती हैं जो अपनी जगह बदल लेती हैं। यानी कि जैसे आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं, एक जगह से आपने कट किया और दूसरी जगह आपने पेस्ट कर दिया, तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस को ये जन्म दे देते हैं एंड दे कैन ऑल्टर द सेल्स जीनोम साइज आल्सो। तो इस डिस्कवरी के लिए बारबरा मैक्लिंटॉक को 1983 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कभी कभी ट्रांसपोजोन्स को आप
जंक डीएनए भी कहते हैं। जंक डीएनए मतलब जिसका अभी हमें फंक्शन नहीं पता है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ट्रांसपोज़ोन्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप इससे डीएनए को ऑल्टर कर सकते हो। आप डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एपिसोम्स क्या होते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये वो छोटे छोटे डीएनए के सीक्वेंसेस हैं विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट्स दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।